चैप्टर 8 का आपका टेस्ट है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमारा सिलेबस भी है और आपके टेस्ट बिल्कुल होंगे। सिर्फ अगर मैं ये देखूं, आप जरा मेरी स्ट्रेटजी समझें कि अगर 7 और 9 ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर हम ये कवर कर लेते हैं, आपको पता है मेरी जो क्लास, मुझे जो क्लास मिलती है आपकी, वो ऑल्टरनेट क्लास मिलती है। ठीक है, आप देखते हैं मैं डेली सेंटर आता हूं, लेकिन कभी आपकी क्लास मुझे नहीं मिलती, कभी दूसरे ग्रुप की क्लास मिलती है, फिर उस ग्रुप की आज क्लास नहीं हो रही, आपकी हो रही है। तो मैं थोड़ा सा आपके सिलेबस को प्लान से लेके चल रहा हूं, आप चीजों को अंडरस्टैंड करें। प्लान ये है कि 7 और 9 जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी पूरी कोशिश है, मैं बल्कि प्लान आपको बता दूं कि मैं इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद मुझे जब भी क्लास मिले तो मैं आपको वर्कशीट कराऊं। हम जितनी वर्कशीट करेंगे परफेक्शन आएगी। लेकिन बेटा बेटा ये तो उसी वक्त पॉसिबल है ना कि जब मैं चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लूं। ठीक है, इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि जब मुझे क्लास मिली है तो मैं ये चैप्टर्स की कंप्लीशन पे जाऊं। ठीक है बेटा, और वैसे भी ये जो पहला पीरियड है, ये वैसे ही आपको पता है 50 मिनट्स का होता है। तो इस पीरियड के बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैनेजमेंट से कि मुझे आपका लास्ट पीरियड दे दे या सेकंड लास्ट, तो उस लास्ट या सेकंड लास्ट पीरियड में टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। चले भाई, अब देखते हैं। ठीक है, अब क्लियर है, सारी बात क्लियर हो गई। अब इधर कॉन्सेंट्रेट करें। देखो बेटा, हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं। एक बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एक को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, और बेटा दूसरे को हम कैनिंग-ज़ारोज रिएक्शन कहते हैं। दो रिएक्शंस हमारे पास हैं, एक को बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरे को बच्चों कैनिंग-ज़ारोज रिएक्शन। दो रिएक्शन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दोनों को ही पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, एल्डोल पहले पढ़ते हैं। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, जब बच्चों हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं ना, एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोल कंडेंसेशन? क्या कॉन्सेप्ट है एल्डोल कंडेंसेशन का? देखो, अक्सर मैं ये कहता हूं, एल्डोल पढ़ा दिया था, भाई जल्दी कंफर्म करो मुझे, एल्डोल पढ़ चुके हैं, कैनिज़ारोज करना है? ठीक ठीक ठीक, वो तो अब्बास भाई ने आपका मैसेज देख लिया, वरना मैं एल्डोल ही करा रहा होता। ठीक है, चलो अच्छी बात है, फिर तो केमिकल टेस्ट की तरफ आ जाएंगे, आप जैसा चाहेंगे। आप कहेंगे तो मैं बेंजीन की तरफ आ जाऊंगा। ठीक है, कैनिज़ारोज रिएक्शंस क्या होते हैं भाई? देखें, कैनिज़ारोज रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है ये हमारे पेज नंबर 200 पर है। ऐसा है ना बेटा, कैनिज़ारोज रिएक्शन। और कैनिज़ारोज रिएक्शन में हम लेते हैं दो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसमें भी ना बेटा दो आइडेंटिकल फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, फिर हम इसमें रिएक्शन कराते हैं NaOH से। ठीक है, आप देखें पेज नंबर, बुक खोलिए और आ जाइए पेज नंबर 200 पर। हाँ, कैनिज़ारोज नहीं हुआ होगा, MCQs हुए थे ना, रिएक्शन नहीं हुआ होगा बेटा। अच्छा, अब आप अगर ये कैनिज़ारोज रिएक्शन देखें तो इस कैनिज़ारोज रिएक्शन में देखें क्या मेंशन हो रहा है। आप अपनी बुक में पढ़ें, मैं इधर पढ़ रहा हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट undergo aldol condensation. However, when formaldehyde is treated with strong alkali, जब ये strong alkali से रिएक्शन करता है, ठीक है, it undergoes self oxidation reduction
रिएक्शन। ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। अब आप देखें यहां पर दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक मिथेनॉल बन रहा है, एक सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो मिथेनॉल बन रहा है वो किस नतीजे में बन रहा है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में या रिडक्शन के नतीजे में? तो देखें, इज रिड्यूस टू मिथेनॉल, जो मिथेनॉल बनता है वो रिडक्शन के नतीजे में बनता है, और जो फॉर्मिक एसिड बनती है वो ऑक्सीडेशन के नतीजे में बनती है। ये जो साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है इसे बेटा हम कहते हैं कैनी-ज़ारोस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल मैं आपको डेप पे पढ़ा चुका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें तो रिडक्शन ऑफ मिथाइनल टू मिथेनॉल यानी कन्वर्जन है। ये छोटे छोटे रिएक्शंस मैंने आपको करा दिए थे। कुछ केमिकल टेस्ट मुझे कराने हैं, आप सजेस्ट करें कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे। देखिए, दो टॉपिक्स इसमें रह गए हैं। ठीक है बेटा, कैनी-ज़ारोस समझ में आया आपको कि एक ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरा रिडक्शन कर रहा है। अच्छा, एक चीज हम थोड़ा सा प्लान कर लें, हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं, अगर हम ये दो टॉपिक्स कवर कर लें तो हमारे दो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें दो चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं? पहले मैं आपको बेंजीन पढ़ा दूं या मैं आपको केमिकल टेस्ट करा दूं? जी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ाऊंगा। बोले बेटा, क्या पढ़ना चाह रहे हैं? बेंजीन, मैं आपको एक चीज मेमोराइज कराऊं कि जब आप फर्स्ट डे मेरी क्लास में आए थे, ठीक है, तो मैंने आपसे बच्चों बात की थी हक्कल रूल फॉर एरोमेटिसिटी, बात हुई थी ना हमारी। तो अगर हम बात करें कि हम अगर बेंजीन पे जाएं तो हमारे पास एनटीएस में एक क्वेश्चन आया था, उसको रिव्यू करते हुए फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की तरफ चलेंगे। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि विच इज आर एरोमेटिक कंपाउंड, which is our aromatic compound? ऑप्शन ए, ये बेटा मेरे पास ऑप्शन ए है। आप सबने अगर आंसर सही दे दिया तो हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे जल्दी से। ठीक है बेटा, आप सबने अगर आंसर सही दे दिया तो हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ये ए ऑप्शन है। ये बेटा हमारे पास देखिएगा, ये बी ऑप्शन है। ये हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सी ऑप्शन, ये आपके सामने सी ऑप्शन। ठीक है, ये सी ऑप्शन है। और ये आप देख सकते हैं, ये भी बेटा ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है। इसी तरह बच्चों मेरे पास एक ऑप्शन और है और वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में बच्चों आप देख सकते हैं ये है कुछ याद आया इसमें बच्चों? हमारी क्या बात हुई थी? और क्या ई ऑप्शन भी हो सकता है? जी बच्चों,
C&D, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, C&D, C&D। अच्छा, तुम में से कोई ऐसा है जो कहता है सर C&D क्यों? जैसे हक्कल रूल याद ना हो। तुम याद करो, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, हक्कल रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। याद है ये रूल? हक्कल रूल फॉर एरोमेटिसिटी, ये रूल याद है बच्चों? ये रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक विद ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फर्स्ट क्लास, आपकी फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑड होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए। स्पेशल केस ऑफ लोन पेयर, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेल डन, बिल्कुल सही। नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लानर स्ट्रक्चर के हवाले से हमने बात की थी, बिल्कुल सही। इसका मतलब हम आगे प्रोसीड करते हैं और हमें आगे देखना है। देखो बेटा, जब हम बेंजीन की स्टडी करते हैं तो जब हम अपनी बुक में बेंजीन की स्टडी करेंगे ना, तो बेंजीन की स्टडी में आप अगर सोचें तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक इसकी हिस्ट्री है कि भाई बेंजीन को पहले रिलेट किया गया अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से, ठीक है। फिर एक वक्त में कंक्लूजन निकल आया कि बेंजीन एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड है। तो वो सारी चीजें आपकी रीडिंग मटेरियल है, मार्क जरूर करा दूंगा आपको मैं, वो आपने मार्क करना है, ठीक है, और आपने खुद पढ़ना है। मैं जो आपको कराने जाऊंगा, यानी एक तो आपकी आ गई वो हिस्ट्री ऑफ बेंजीन, हिस्ट्री आ गई, ये तो आपने खुद पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शंस पर। हम रिएक्शंस पर बहुत वर्कआउट करेंगे, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पर हमने बात करना है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पर हमने बात करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा रिएक्शन है जो बेंजीन के लिए फेवरेबल रिएक्शन होता है, तो आपका जवाब होगा कि बेंजीन के लिए जो फेवरेबल रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम बेंजीन के बाद इसके बाद एडिशन रिएक्शन की बात करें, एडिशन रिएक्शन, तो बेटा हमेशा याद रखिए कि जब भी बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करता है तो ये उसकी तबाह बर्बादी है, उसका वजूद खत्म हो जाता है। एडिशन रिएक्शन वो नेस्तो नाबूद हो जाता है, यानी एरोमेटिक नहीं रहता वो। लेकिन जब जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो वो फलता फूलता है। मतलब बेंजीन से सल्फोनेटिंग बेंजीन बन जाती है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, फिर नाइट्रोबेंजीन से दूसरे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। तो एरोमेटिक रिंग चेंज नहीं होता, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक रिंग। यानी बेंजीन जब तुम कर रहे हो तो बेंजीन की ये एरोमेटिक रिंग अगर चेंज हो गई, ये खत्म हो गई, तो बेंजीन का वजूद खत्म हो जाएगा। ये जो एरोमेटिक रिंग है, डीलोकलाइज्ड, ठीक है बच्चों। तो हम फिर एक बात और करते हैं कि जो बेंजीन है, क्या बेंजीन स्टेबल कंपाउंड है? जी, क्या बेंजीन स्टेबल है? अगर स्टेबल है तो उसकी रूल नहीं पता। एक स्पेशल रूल मैंने लिखवाया था, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है इसके हवाले से, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि इन हेट्रो, बहुत देर में आप जा गए हैं बेटा, इन हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड इफ
पाई इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट, अगर पाई इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एक स्पेशल केस हेट्रो एरोमेटिक के लिए मैंने पढ़ाया था कि अगर पाई बॉन्ड एब्सेंट हैं और यहां पे कोई ऐसा एटम लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये होगा कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो है इस तरह यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ऑल्टरनेट में ना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। सही है, तो ये बात मैं आपसे कर चुका था। अच्छा, बेंजीन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। अभी तक नहीं बताया किसी ने कि बेंजीन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बेंजीन कितना स्टेबल है। जी बच्चों, आप में से किसी स्टूडेंट ने, हाँ लाइबा आप सही कह रही हैं, उस पर तो मैं आ रहा हूं, आगे चल के आऊंगा मैं तो स्टेबिलिटी की वैल्यू पूछ रहा हूं ना। हाईली स्टेबल है बेटा, मैं तो स्टेबिलिटी की वैल्यू पूछ रहा हूं ना आपसे। हाईली स्टेबल है, कितना स्टेबल है, वैल्यू क्या है? नॉट स्टेबल है। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टेबल है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टेबल नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 49.8 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, किलो जूल में कितना होगा? हाईली इनफ्लेमेबल है। चले, सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास सामने आ गई। देखो बेटा, हम जब, चले ये बात हो गई ना, अब चलते हैं आगे। देखें, हम जब बात करते हैं, अब गौर से सुनना मेरी बात, हम जब बेंजीन की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, अगर हम एनालिसिस ऑफ बेंजीन करें अगर हम, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास यहां पर फेडरल बोर्ड के भी हैं, तो आपको तो बेटा आइडिया होना चाहिए, आप लोग पढ़ते हैं ये एनालिसिस ऑफ बेंजीन। तो एनालिसिस हम बच्चों, बल्कि एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है, तो जब हम एनालिसिस करते हैं बच्चों, तो ये एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। देखो बेटा, क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है, मैं सिंध बोर्ड वालों से मुखातिब हूं, हमारे यहां है क्वालिटेटिव एनालिसिस है हमारे यहाँ, और वो किस नाम से है मैं आपको बता दूं। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग बिल्कुल सिंध बोर्ड वाले पढ़ते हैं, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल वाले पार्ट में मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन ये आपको आना भी चाहिए, ये आपकी बुक में मेंशन। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है इस बोर्ड में, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेडरल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ए लेवल्स का मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा ख्याल ए लेवल्स वाले भी सिलेबस में हैं भाई, ए लेवल्स वाले हैं हमारे पास, जहन में नहीं आ रहा था कि ये चीज आप लोग पढ़ते हैं, मेरे जहन में भी यही था कि आप लोग ये नहीं पढ़ते। चलें स्टार्ट लेते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देखिए मैंने आपसे एक बात कही और मैंने बच्चों आपसे ये बात कही। अच्छा, फेडरल बोर्ड वाले कितने हैं हमारे पास? क्वेश्चन नहीं, नहीं ऑन नहीं करना है, ऑन नहीं करना।
मैं पूछा तो मुझसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा फेडरल में आपने पढ़ा होगा ना? छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें सर, छोड़ दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो फेडरल वालों ने पढ़ा होगा, आप मेरी जो है मुझे फीडबैक दीजिएगा, सही है? आपने पढ़ा है ना, तो फीडबैक दीजिएगा मुझे। देखिए हम एक बात करते हैं, और एक बात ये कि अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो बच्चों हम एनालिसिस का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। अब हमारे पास हम एनालिसिस के लिए एक रिएक्शन करते हैं, और ये रिएक्शन होता है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास ये देखें, ये क्या है आपके ख्याल में? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ठीक है, एक मैंने ये सैंपल लिया, एक बेटा मैंने ये सैंपल ले लिया, ठीक है, और एक मैंने ये सैंपल लिया, ये देखें आप, एक मैंने ये सैंपल लिया। अगर देखा जाए तो हम इसको हाइपोथेटिकल बेंजीन कहते हैं। दिस इज नॉट अ बेंजीन, हाइपोथेटिकल बेंजीन या केकोल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, केकोल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहा जाता है इसे। लेकिन इस पर भी आते हैं, पहले इसके रिएक्शन कराते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोगों ने एक एनालिसिस करने के लिए एक रिएक्शन कराया जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या कराया बेटा? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब अगर बच्चों मैं इसे हाइड्रोजिनेशन कराऊं, H2 साइक्लिक कंपाउंड है, अल्कीन है, एक पाई बॉन्ड है, हाइड्रोजिनेशन करा रहा हूं यूजिंग पैलेडियम। मैंने पीडी डाला हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव कैटलिस्ट डाला हुआ है, पैलेडियम डाला। तो मैंने ये देखा कि हमारे पास इसने कन्वर्ट कर दिया इसे साइक्लोहेक्सेन में। किस में कन्वर्ट कर दिया? साइक्लोहेक्सेन में। भाई हुआ क्या होगा? ये पाई बॉन्ड खत्म हुआ होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन लग गया होगा, यहां पे हाइड्रोजन तो हम शो नहीं करते स्केलेटन में, ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, अब जब इसने साइक्लोहेक्सेन बनाया तो हम लोगों ने ये देखा कि जब आप साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं तो हम लोगों ने ये देखा, ऑब्जर्वेशन ये हुई कि यहां से 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी रिलीज की इसने। तो हम ये कहते हैं कि ये जो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी थी ना, ये इसकी एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी थी, ठीक है ना। किसी शख्स को आप बोल रहे हैं, फिर आपने कहा, फिर आपने कहा, फिर आपने कहा, तो वो फिर रेजिस्टेंस शो करता है, गुस्सा दिखाता है, तो आप कहते हैं यार ये बंदा बहुत गुस्से वाला है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये साइक्लो हमारे पास जो हेक्सीन थी, इसका नाम है 1 साइक्लोहेक्सीन। इसका क्या नाम है बच्चों? 1 साइक्लोहेक्सीन। तो जब आपने 1 साइक्लोहेक्सीन में हाइड्रोजनेशन कराया, साइक्लोहेक्सीन बन गई। तो डेल्टा H की वैल्यू आ गई -120 किलो जूल पर मोल वैल्यू आ गई। अब हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार हमने 1 साइक्लोहेक्सीन नहीं लिया, बल्कि इस बार हमने 1 2 3 4 5 6 1,3 डाइसाइक्लोहेक्स
हेक्सीन ले लिया, ठीक है, 1,3 साइक्लो डाइहेक्सीन, यही होगा भाई। या ए लेवल्स वाले इस तरह लिखते हैं, देखो, साइक्लो हेक्सीन, ई हटा 1,2 डाइन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर तरीके से, दो तरीकों से लिख सकते हैं। अच्छा, अब जाहिर है यहां पर कितने पाई बॉन्ड है भाई आपके, 2 पाई बॉन्ड है, तो आपको यहां पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेना है, पैलिडियम लेना है, और आप ये देख रहे हैं कि यहां पर भी साइक्लोहेक्सेन बन गई आपके पास। अब आप खुद सोचें कि जब पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड था हमारे पास जब एक पाई बॉन्ड था तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही थी मेरे बच्चों, 120 हो रही थी ना। तो जब मेरे पास पाई बॉन्ड 2 होंगे तो मेरी एक्सपेक्टेड एनर्जी कितनी होगी। अगर मैं एक्सपेक्टेड एनर्जी देखूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए -240 किलो जूल पर मोल, ये होनी चाहिए ना बेटा, -240, 120 120 240 हो गए 240 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए ना। लेकिन एक्चुअल एनर्जी जो रिलीज हुई वो डेल्टा H इज इक्वल टू -232 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। यदि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई, कि अगर एनर्जी 240 होगी, 240 होनी चाहिए भाई, 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन एनर्जी रिलीज हुई -232 किलो जूल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हमें कंपैरिजन एनालिसिस करने में आसानी होती है। अब सवाल ये है कि 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी कहां गई। ये एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी है, ये इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी एनर्जी है। ये स्टेबल इतना था कि इसने साइक्लोहेक्सेन तो बना दिया, लेकिन इसने एब्सॉर्ब कर लिया 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी अपने रेजोनेंस में। इसीलिए कहते हैं ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए, इसको रेजोनेंस कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें तीसरी वाली बात अगर आप देखें तो ये देखें पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है, इसमें पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है। इसे हम क्या नाम देंगे भाई, 1, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो 1,2, ठीक है भाई, 4 भाई 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, फिर 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, फिर 3, फिर 4, तो 1,2,4 सही है। क्या होगा, साइक्लो हेक्सा ट्राइन ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे ऊपर मैंने बताया कि आप इसे साइक्लो हेक्सीन लिखें पहले, फिर 1,2,4 ट्राइन लिख लें आप, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बेंजीन भी कहते हैं लेकिन हम इसे कीकूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों भाई, क्योंकि बेंजीन की मॉडर्न थ्योरी आ गई है कि इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। नहीं, अब हम जब भी मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक हम जब भी बेंजीन लिखते हैं यू लिखते हैं। तो इस तरह की बेंजीन हमें मजबूरन लेनी पड़ती है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, खुद समझने के लिए कि ये अटैकिंग कैसे हो रही है या रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो हमें इस तरह की बेंजीन लेनी पड़ती है, हाइपोथेटिकल बेंजीन, जिसमें पाई बॉन्ड किसी एक लोकेशन पर फिक्स दिखाया जा रहा है। भाई ये देखे तो फिक्स है ना, लेकिन होता नहीं है फिक्स, ठीक है। चले रिएक्शन करते हैं। अगर हम यहां पर मेरे बच्चों 3 हाइड्रोजन लगाते हैं, ठीक है, पैलिडियम की मौजूदगी में, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन यहां पर भी बन गया, ठीक है। अब सोचो, जब एक पाई बॉन्ड था तो 120, 2 थे तो 240, 3 में क्या होना चाहिए,
360, तो डेल्टा एच की वैल्यू -360 किलो जूल पर मोल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। लेकिन आपको पता है कितनी एनर्जी रिलीज होती है? बताएं कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जल्दी बताएं, एनर्जी कितनी रिलीज होगी? आपको पता है एनर्जी रिलीज होगी 208 किलो जूल पर मोल, यानी क्या हो, क्या था ये? क्या चीज है? फोन इधर रख ले, नीचे उतर के लेकर आता हूं, ठीक है भाई। तो बेंजीन, ठीक है भाई, तो अब आप जरा इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब आप ये देखें, इसने अपने रेजोनेंस में 152 किलो जूल एनर्जी, कुछ किताबों में 150 है, कुछ किताबों में 152 है, ज्यादातर मैंने 152 पढ़ा है, तो 152 किलो जूल एनर्जी ये अपने रेजोनेंस यानी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स जो हैं इसमें एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेबिलिटी एनर्जी, स्टेबिलिटी एनर्जी ऑफ बेंजीन। कितनी है? डिफरेंस निकाल लो, 152 किलो जूल पर मोल, ये डिफरेंस आ रहा है बेटा, ठीक। कितने सिन बोर्ड वाले हैं? अच्छा, कितने सिन बोर्ड वाले बच्चे ऐसे हैं, थोड़ा सा मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपने जब बेंजीन पढ़ा था तो ये चीज नहीं पढ़ी थी आपने, ये फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा है? अच्छा मैं सही कर देता हूं, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन कहां पर? ठीक है, ठीक है, ये कह रहे हो ना, ठीक है, थैंक यू। नहीं पढ़ा था? कितने कितने बच्चों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है? ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें, ठीक। नेक्स्ट क्लास में मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैं कोशिश करता हूं नेक्स्ट क्लास मुझे मिल जाए अगर, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो है अगर हमारा बड़ा पीरियड होगा तो हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेंगे और आधे पीरियड में हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चले बेटा, थैंक यू। इसको चेंज कर लें, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना किसी बच्चों को, अगर अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जरूरी थोड़ी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड इस तरह रखें,
आप इस तरह रख लें, 1 हो गया, ठीक है, फिर 3 हो गया, सही है, फिर ये हो गया। अब चेंज हो जाएगा, 1 पर है, फिर 3 पे है और फिर 5 है, ऐसा कर लें 1, 3, 5, ठीक है। साइक्लो हेक्सा ट्राइन इस तरह कर लीजिए, ये भी चेंज हो जाएगा। अगर आप रोटेट कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 1, 3, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो रोटेट होता रहता है ना बेटा, आपने पढ़ा है ऐसे, ये रोटेट होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं। सर टाइम है हमारे पास और 50 तक है, 55, ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीनशॉट लाजमी लीजिएगा, मैंने इतनी मेहनत की है।